नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज असम में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। असम में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। वहीं आपको यह भी बता दें, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। वो सुबह 11 बजे जयपुर देव में करेंगे पहली जनसभा। सिलचर में दोपहर 1:30 बजे करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा और दोपहर 2:30 बजे बोरखोला में सीएम योगी तीसरी रैली करेंगे। तो असम दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें, बेहद अहम माना जा रहा है ये दौरा। 3 जगहों पर 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार चुनावी प्रचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तत्पर हैं। बता दें, 3 जगह और 3 वक्त और 3 जनसभाएं संबोधित की जाएंगी। इससे पहले भी असम दौरे पर रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया था। बता दें, इससे पहले जब वो असम दौरे पर गए थे तो उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन भी किए थे। और ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया, उनसे जानकारी लेंगे। आदित्य हमारे साथ लाइव जुड़े, उनसे पूरी अपडेट ले लेते हैं। आदित्य, जिस तरीके से ये दौरा है, इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ असम दौरे पर रहे हैं और जब वो पहले गए थे तो उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और आज वो फिर 3 जगहों पर जनसभाएं करने जा रही। किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा डिमांड है, अगर कहीं भी देश के हिस्से में चुनाव हो तो मोदी के बाद यदि कोई दूसरा नाम आता है भारतीय जनता पार्टी में तो वो है योगी आदित्यनाथ। उनकी दीवानगी इस कदर है कि देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर असम ही क्यों ना हो, वहाँ पर उनकी डिमांड है। उनके जो तीखापन है, उनका जो आक्रोशित अंदाज में जो संवाद करते हैं सीधे आम जनता से, वो काफ़ी प्रभावित करने वाला होता है। इसी को लेकर के एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की आज 3 रैलियां होनी है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ यहां से 8 बजे लखनऊ से रवानगी कर चुके हैं, वो निकल चुके हैं और वहां पहुंचेंगे। आज 3 जनसभाएं करेंगे, ताबड़तोड़ सभाएं होंगी। आपको बता दें, इससे पहले भी वो जब असम गए हुए तब भी उन्होंने 3 सभाएं की हुई थी। तीनों सभाएं अलग अलग हैं और इसमें भारी संख्या में लोग भी इकट्ठे होते हैं उनको सुनने के लिए। उनकी अपनी जो एक दीवानगी है, इसी वजह से उनकी डिमांड बढ़ी हुई है। अभी असम ही नहीं, बंगाल में हो मसला तो बंगाल में भी उनको बुलाया जाता है कि चुनावी जनसभाएं अगर करनी है तो योगी की विशेष डिमांड रहती है। जी आदित्य, जिस तरीके से अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं तो फायर ब्रांड नेता तो हैं वो बीजेपी के और लकी चार्म कहे जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि डिमांड है उनकी, पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को सुनना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में हर जगह जहां देखा गया सीएम योगी कदम रखते हैं वहां जीत मिलती है या वोटों की संख्या यहां से यहां पहुंच जाती है। तो ऐसे में अगर हम असम की बात कर ले या पश्चिम बंगाल की बात कर ले, जहां भी चुनावी माहौल है, वहां की तस्वीरों को लेकर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ अपने सूबे की जो तैयारियां हैं, अपने सूबे की जो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बल्कि अन्य राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बीजेपी को लेकर बात करें, चुनावी जो तैयारियां हैं उसकी खास तस्वीरों को लेकर बात करेंगे। आप देखिए, खास तौर से मुख्यमंत्री की जो मीटिंग्स रखी जाती हैं वो उस जगह पर रखी जाती हैं जहां पर खास तौर से मिलीजुली आबादी होती है। वहां पर ज़्यादा असर होता है। मिलीजुली आबादी से मेरा मतलब है जहां हिंदू मुस्लिम एक लगभग बराबर के रेशियो में होते हैं या वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा होती है। वहाँ पर जिस तीखे अंदाज में, जिस तेवर में मुख्यमंत्री अपनी बात को रखते हैं, लोगों से सीधा संवाद करते हैं, लोगों से सीधे जुड़ते हैं, तो वो उनके अंदर तक घर करती हैं बातें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उनकी पब्लिक मीटिंग्स रखी हुई हैं वो उन खास जगहों पर रखी हुई हैं जहां पर वोटों पर खासा असर पड़े, जहां वोट एकीकृत हो सके और एक साथ भाजपा को वोटिंग हो सके। यही उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का। जी ठीक है आदित्य, बने रहिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। और खबर लखनऊ से, यूपी में पंचायत चुनाव पर कोरोना का खतरा दिखाई दे रहा है। बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। बिना मास्क के पंचायत चुनाव में दाखिल नहीं कर सकेंगे पर्चा। चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूरी है पालन करना। और आपको ये भी बता दें, चुनाव के दौरान कोविड के नियमों के पालन करना अति आवश्यक है। तो पंचायत चुनाव में नोडल अधिकारियों पर जिम्मेदारी रहेगी। मतदान के दौरान मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। मतदान कर्मियों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। तो बता दें, कोविड गाइडलाइन जिनका पालन करना अति आवश्यक है। आदित्य द्विवेदी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आदित्य, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा। पंचायत चुनाव पर यह कोरोना का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्या तैयारियां, क्या प्रोसेस रहेगा? जो कुछ नियम है वो तो हमने बता दिया, और क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके की तैयारियां रहेंगी?
अब देखिए, पिछले अगर कुछ दिनों पे ध्यान दें, खासतौर से एक पखवाड़े पर यानी कि 15 दिन पर, तो 15 दिन में उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। देश में तो ये संख्या 2.5 गुनी बढ़ी है, लेकिन अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो ये संख्या 10% से ज़्यादा है, यानी 10 गुने से अधिक बढ़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ में बैठक की हुई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, एसीएस होम सहित डीजीपी भी मौजूद थे। सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, चूंकि पंचायत चुनाव अब बिल्कुल सर पर है, कभी भी उनकी घोषणा की जा सकती है। आरक्षण की जो सूची है वो हर हाल में 26 तारीख तक जारी कर दी जाएगी। इसको देखते हुए जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को नाम्स बताए, ये तो फॉलो हो ही रहे हैं, इसमें किसी भी तरह से कोई खामी ना होने पाए, इसको लेके सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुस्तैदी के साथ कोरोना नाम्स का पालन करने के निर्देश स्पष्ट दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों में 2 गज की दूरी के निशान बनाए जाएंगे, क्रॉस के निशान या गोल निशान बनाए जाएंगे, ताकि 2 गज की दूरी बनी रहे। मतदान केंद्रों पर भी भीड़ वहां पर एक साथ इकट्ठी ना होने पाए, और जब 2 या 3 लोग वहां वोटिंग करके वापस लौटेंगे उसके बाद ही अगले लोग वोटिंग कर पाएंगे। इस तरह के भी निर्देश देने की तैयारी चल रही है। जी ठीक है आदित्य, अगर हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव को लेकर आपने ये जो नॉर्म्स बताए उनका तो पालन होगा ही, लेकिन कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा इसको लेकर सीरियस रहते हैं कि कहीं कोरोना के आंकड़े ज्यादा ना बढ़ जाए। और नियंत्रित में हुए सबसे ज्यादा टेस्ट यूपी में हुए कोरोना को लेकर। एक सवाल हमारा कोरोना को लेकर रहेगा कि अब जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन और सरकार की क्या तैयारियां हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं और आंकड़ों को नियंत्रित फिर से कैसे किया जाएगा? देखिए, अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो ये चीज़ें बड़ी जिम्मेदारी थी, लोगों को जानकारियाँ नहीं थी। सरकार भी WHO के जो गाइडलाइंस आ रही थी उसके हिसाब से अपने योजना बना रही थी, प्लानिंग्स कर रही। लेकिन अब चूंकि 1 साल से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो पूरे देश क्या विश्व में भी तारीफ की गई है। यहाँ पर सबसे अधिक आबादी होने के बावजूद अपेक्षाकृत जो पेशेंट थे वो काफ़ी कम निकले हुए थे। अभी फिर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि किसी भी सूरत में कोई बिना मास्क के नहीं देखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, सामाजिक जो जगहें हैं, जो सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ ना लगे, इस बात के निर्देश जारी कर दिए गए। हालांकि अभी थोड़ी सी नरमी है कि अभी चालान नहीं किया जा रहा है, कि यदि कोई बिना मास्क के निकलेगा तो उसको चालान की प्रोसेस का अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए। लेकिन फिर भी जागरूकता की सारी कोशिशें की जा रही हैं। मीडिया से लेकर के विज्ञापन दिए जा रहे हैं, FM पर भी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो सरकार जागरूक हो चुकी है, जो भी गाइडलाइंस है उसके लिए लोगों को जागरूक करने का फिर से काम किया जा रहा है। हालांकि लोग भी जागरूक हैं, पिछले 1 साल से वो लगातार कोरोना से जूझ रहे हैं, तो वो परेशानियां, वो दिक्कतें नहीं है जो कि 1 साल पहले थी। जी ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से खबर, कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में सीएम बता दें योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। बता दें कोरोना को देखते हुए, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। संक्रमण की स्थिति को रोकने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों के तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। बिना प्रशासन की अनुमति के कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोह आयोजित ना किए जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भरपूर उपयोग करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा। जो शिक्षण संस्थानों में परीक्षा नहीं हो रही है वो 25 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर एक्टिव है, और हमेशा हम एक चीज जरूर देखते हैं, जैसे ही कोरोना को लेकर छोटी सी अपडेट आती है तो उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत बैठक करते हैं और तुरंत दिशा निर्देश जारी करते हैं, ताकि उस संक्रमण पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कोरोना के आंकड़ों पर नियंत्रण करने की कोशिश पूरी हो रही थी, लेकिन इस बीच जब आंकड़े तेजी से और बढ़ने लगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये उच्च स्तरीय बैठक की है। उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना को लेकर ये उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, तमाम जो स्कूल संस्थानों की बात करें तो होली पर यह भी उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरीके से 25 से 31 मार्च तक के अवकाश की बात कही गई है, दीर्घकालीन अवकाश भी बाद में लिया जा सकता है। तो कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिया जाए। संक्रमण की स्थिति को रोकने के सभी उपाय सुनिश्चित करें।
अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक के अवकाश की बात कही गई है। जिन स्कूलों में परीक्षाएं नहीं हो रही 25 से 31 मार्च तक वहां अवकाश रहेगा, तो होली के अवकाश की बात कही है। और खबर ग्रेटर नोएडा से, आप कंट्री प्रोजेक्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें जिला प्रशासन आप कंट्री प्रोजेक्ट पर कार्रवाई करेगा। सुपर टैग बिल्डर का अब कंट्री प्रोजेक्ट है। सुपर टैग बिल्डर के 28 विला नीलाम किए जाएंगे, तो रेरा के वसूली के लिए जिला प्रशासन विला को नीलाम करेगा। और आपको बता दें 9 अप्रैल को 28 विला की नीलामी की जाएगी। तो बता दें पहले सुपर टैग ग्रुप के 28 विला अप कंट्री प्रोजेक्ट पर कुर्क की कार्रवाई की गई थी। रेरा ने 229 सुपर टैग ग्रुप को आरसी जारी की है। सुपर टैग ग्रुप प्रोजेक्ट अप कंट्री से 67 करोड़ की वसूली की जानी है, जिसको लेकर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन सुपर टैग ग्रुप की संपत्तियों पर जब्त करने की कार्रवाई करेगा। बता दें वसूली को लेकर सुपर टैग ग्रुप की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। यह बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन सुपर टैग ग्रुप पर यह बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। बता दें वसूली को लेकर ये बड़ी कार्रवाई होगी। निशांत शर्मा हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। निशांत, अब कंट्री प्रोजेक्ट पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुपर टैग ग्रुप की जो संपत्ति है उसको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से प्रोसेस रहेगा, कितने स्टेप्स में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 28 विला इसके नीलाम किए जाएंगे और 9 अप्रैल की तारीख जो है तय कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब से पहले जो सुपर टैग ग्रुप है उसकी संपत्ति जो है कुर्की कर दी गई है और उसके बाद अब जो है नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। रेरा द्वारा आरसी जारी किया गया था और उसके बाद जो है अब पूरी तरह से जिला प्रशासन सुपर टैग बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के पूरी तरह से प्लान बना चुका है। 9 अप्रैल को इसकी नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 9 अप्रैल को ये कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सुपर टैग ग्रुप को लेकर, क्योंकि अक्सर सुपर टैग ग्रुप चर्चाओं में ही रहता है, पहले की भी बात कर लें और अब की भी बात कर लें। अब कंट्री प्रोजेक्ट पर जो कार्रवाई होने जा रही है जिला प्रशासन से, और भी आगे के कुछ प्रोसेस होंगे, उनके बारे में अगर जानकारी तो बताएं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात है अगर जो सुपर टैग ग्रुप की बात करें, तमाम तरीके से बैंकों का बकाया है, करोड़ों रुपए की संख्या में बैंकों का बकाया है, रेरा का बकाया है और जिला प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो बायर्स हैं वो परेशान हैं। 10,000 से अधिक संख्या में बायर्स को अभी तक फ्लैट नहीं मिल पाए हैं। लगातार जो है आर.के. अरोड़ा और सीएमडी आर.के. अरोड़ा और जो डायरेक्टर है मोहित अरोड़ा लगातार झूठे वादे दे रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले सेक्टर 58 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तमाम तरीके के धोखाधड़ी के मुकदमे इस बिल्डर के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और तमाम तरीके से लापरवाही ये बिल्डर कर रहा है, बायर्स के साथ ठगी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रसूखों के कारण अभी तक ये बिल्डर सलाखों के पीछे नहीं जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन जो है एक तरफ कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है कि 28 विला जो है उन पर कुर्क की कार्रवाई की जा चुकी है, अब जो है नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए निशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आज मेरठ जाएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव। शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मवाना में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। बता दें सपा अध्यक्ष की जनसभा को सफल बनाने में जुटे हैं सपाई। भीड़ जुटाने के लिए सपा कार्यकर्ता जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ में होने वाली जनसभा के माध्यम से मिशन 2022 का आगाज करेंगे। तो 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर ये बड़ी तैयारी दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ यहाँ पर है आज जिस तरीके से मेरठ जाएंगे और सपाई जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जनसंपर्क के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें जो जनसभा संबोधित की जाएगी मवाना में, उसको सफल करने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं सपाइयों की तरफ से। तो सपा अध्यक्ष की जनसभा को सफल बनाने की पूरी कोशिश है। भीड़ जुटाने के लिए सपा कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं। तो मेरठ का ये दौरा पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बेहद अहम माना जा रहा है। शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का इस दौरान वो अनावरण करेंगे। भीड़ जुटाने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं सपाई। आज मेरठ जा रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश यादव।
तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। बता दें, ऐसा माना जा रहा है मिशन 2022 का आगाज करेंगे और उनके इस दौरे को सफल बनाने के लिए और जिस जनसभा को संबोधित करेंगे उसे सफल बनाने के लिए सपाई भीड़ जुटाने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या असर रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे तो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए फिर से यूपी में जंग शुरू हो गई। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा के लिए सपा में उठापटक। आज अखिलेश की रैली की सफलता तय करेगी हस्तिनापुर सीट का दावेदार। सपा नेता अतुल प्रधान योगेश वर्मा के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव की रैली की जिम्मेदारी अतुल प्रधान के ऊपर है। हस्तिनापुर विधानसभा सीट की स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है इस वक्त। वहीं बीजेपी भी हस्तिनापुर का किला बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हस्तिनापुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं दिनेश खटीक, तो दिनेश खटीक के विवादों में घिरने से सीट की दावेदारी ठोक रही है सपा। तो जबकि हस्तिनापुर सीट को लेकर सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर और जिला अध्यक्ष का गुट किसी और को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहता है। तो आज मेरठ से ब्यूरो चीफ के शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे जानकारी लेंगे। के जिस तरीके से आज का ये मेरठ दौरा है बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि मिशन 2022 का आगाज करेंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव और साथ ही जो हस्तिनापुर विधानसभा सीट है इसको लेकर जो घमासान चल रहा है। सबसे पहले तो हम दौरे के बारे में जानेंगे, उसके बाद हस्तिनापुर की सीट के बारे में आपसे जानेंगे। जी, आपको बता दूं करीब 12 से 1 बजे के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ हस्तिनापुर पहुंचेंगे। हस्तिनापुर के कॉलेज में पहुंचेंगे। हेलीपैड बना लिया गया है। तैयारियों की हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की थी और ये भी रिपोर्टिंग की थी कि किस तरीके से इस रैली में गुटबाजी उभर कर आ रही है, क्योंकि ये रैली एकल प्रयास है अतुल प्रधान का। वहीं पर हस्तिनापुर सीट के इतिहास के बारे में मैं बता दूं, जिस पार्टी का विधायक यहाँ से जीतता है उसी की सत्ता, उसी की कुर्सी लखनऊ में जमती है। पहले प्रभुदयाल वाल्मीकि थे तो सपा थी, उससे पहले योगेश वर्मा थे तो बसपा थी, अब दिनेश खटीक है तो बीजेपी है। इसलिए ये हस्तिनापुर सीट किंग मेकर सीट कही जाती है और इसीलिए शायद अतुल प्रधान अखिलेश यादव आज हस्तिनापुर की सीट से आगाज कर रहे हैं 2022 के चुनावी शंखनाद का। और यहीं पर पता चल रहा है कि किस तरीके से सपा दो धड़ों में अलग अलग बटी हुई नजर आ रही है। कल जब हम रहे थे तो अतुल प्रधान और पूर्व जिला अध्यक्ष हमें वहां पर मिले और बाकी के सपा के जितने भी लोग थे वो दूसरे थे। उससे पहले हमने शाहिद मंजूर से इस रैली के बारे में पता करने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ा रूखा सा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भाई मुझे तो इस रैली के बारे में मालूम नहीं है, कैंसिल हुई है नहीं हुई है क्या है। लेकिन ये बात तय है क्योंकि जब से योगेश वर्मा ने सपा ज्वाइन की है उसके बाद से यहाँ पर अतुल प्रधान योगेश वर्मा को लेकर इस सीट को लेकर काफी एक्टिव है और काफी काम कर रहे हैं। और इसी का नतीजा यह है करीब 1000 घरों में 1-to-1 की कन्वेंसिंग की गई है और आज की रैली कद तय करेगी अतुल प्रधान का। ये तय करेगी क्या अतुल प्रधान के कैंडिडेट जिनकी वो लॉबिंग कर रहे हैं योगेश वर्मा, उनको सीट मिलती है या विपक्ष की गुट यहाँ पर फिर एक बार हावी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सपा दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम सिटिंग विधायक दिनेश खटीक की बात करें, दिनेश खटीक जब से विवादों में घिरे हैं उसके बाद से ये पूरी की पूरी सीट हॉट केक बन गई है, क्योंकि अभी एडवांटेज ली है सपा ने सबसे पहले हस्तिनापुर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया है। कांग्रेस और बीजेपी और बसपा ये फ्रंट लाइन में नहीं आ रहे, लेकिन ये बात तय है कि आज नवजीवन डिग्री कॉलेज की इस ग्राउंड से ये जरूर पता चल जाएगा कि सपा जो लोकल सपा है उसमें कौन सा गुट सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा एक्टिव है। क्या योगेश वर्मा सपा के जरिए एक बार फिर लखनऊ की सीट हस्तिनापुर विधानसभा सीट को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो जो उठापटक चल रही है, तो आज की ये रैली की जो सफलता है वही तय करेगी कि कौन दावेदार हो सकता है। क्योंकि अगर हम बीजेपी की तरफ से बात करें तो उधर से भी कमर कसी जा चुकी है। वहीं आज की हम जो रैली की बात करें, अखिलेश यादव जा रहे हैं मेरठ और वहां पर वो शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं और जो विधानसभा चुनाव 2022 के उनको लेकर बड़ी तैयारी यहां पर दिख रही है। क्योंकि हस्तिनापुर सीट को भी लेकर अगर हम बात करें जो उठापटक चल रही है उसको लेकर भी ये बड़ी तैयारी है।
जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न पे आने से पहले ये बता दूं कि करीब एक हफ्ते पहले मोहित बेनीपुरा जो बेनीवाल है, मोहित बेनीवाल जो है बीजेपी के नेता है, उन्होंने यहाँ पर रैली की थी और रैली कर कर बीजेपी की तैयारियों का जायजा दे दिया था। वो अलग बात है कि दिनेश खटीक को थोड़ा सा पीछे रखा गया था, लेकिन अब मैं सपा पे आता हूँ। तो आज की ये जो रैली है, ये सपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें कि डोर वे है तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इस रैली के माध्यम से यही पता चलने जा रहा है कि सपा का वो गुट जो योगेश वर्मा को नहीं चाहता है, प्रभुदयाल वाल्मीकि को चाहता है, वो कामयाब होता है या नहीं, या इस रैली के माध्यम से अतुल प्रधान योगेश वर्मा को यहाँ की सीट सपा के साथ दिलवाते हैं या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।